टाटा मोटर्स का स्टॉक 35% से गिर चुका है और अब हर एक इंसान सोच रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपको वो स्कैम 1992 का सीन तो याद होगा। क्या खरीदूं ये बताओ। डालो टाटा का कोई भी शेयर। ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। और ये चीज हवे में नहीं बोलते, ये चीज टाटा ग्रुप के प्रेस्टीज के बेसिस पे बोलते हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे बोलते हैं, उनकी हिस्ट्री के बेसिस पे बोलते हैं। टाटा ग्रुप ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया बल्कि अपने देश को रीशेप किया है काफी सारे तरीकों में। तो इनका जो ऑटो आर्म है टाटा मोटर्स, इस कंपनी का शेयर इतना नीचे क्यों है, क्या लफड़े चल रहे हैं, आज मैं इस कंपनी की एनालिसिस करूंगा और आपको इसके बारे में कुछ शॉकिंग चीजें बताऊंगा। एंड एज यू नो, मैं एक सीएफए चार्टर होल्डर हूं। ऑब्वियसली एनालिसिस के बेसिस पे फैक्ट और ओपिनियन को अलग रख के आपको एक बायस फ्री बुलशिट फ्री एनालिसिस देंगे। कीप इन माइंड, इस वीडियो को बनाने मुझे ना टाटा मोटर्स ने पैसे दिए ना किसी और कंपनी ने, ये पूरी तरह मेरी इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। और जहां पर भी मेरी एनालिसिस में ओपिनियंस आता है, मेरा पर्सनल व्यू आता है, मैं आपको क्लियरली वो अलग करके बताऊंगा। अब हेडलाइंस देख के ये मत सोचना कि टाटा मोटर्स एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। जिस भी इंसान ने जुलाई 2023 में शेयर को लिया था, उसने नेक्स्ट एक साल के लिए अपने पैसे को नियरली डबल किया। इनफैक्ट जिन सारे लोगों ने जुलाई 2021 में लिया था, उन्होंने तो अपने वेल्थ को क्वाड्रुपल भी किया था। तो भैया लफड़े क्या हो गए, ऐसा क्या हो गया कि 1100 रुपए पर शेयर की जो प्राइस थी, जो बाय द वे एक फेयर वैल्यूएशन थी, बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस इससे भी ऊपर जाएगी, इस प्राइस से 750 पे वो कैसे गिर गई? और क्या ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत है? देखो, मेरा ये मानना है कि टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट जो सारी चीजें कर रही है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए कुछ तरीके से हानिकारक है। क्यों, आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। अब अपन क्या करेंगे, सेगमेंट बाय सेगमेंट टाटा मोटर्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि हर एक सेगमेंट में क्या चल रहा है और इस सेगमेंट पे टाटा मोटर्स कितना डिपेंड करती है। अब आपको एक चीज ओपनली बताता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टाटा मोटर्स का इतना हाइप क्यों है। वो इसलिए क्योंकि भारत में करंटली एक एसयूवीज का, स्पोर्ट व्हीकल्स का ट्रेंड पिकअप हो रहा है। आपने देखा होगा कि पंच, हैरियर, नेक्सॉन, ये सारे जो मॉडल्स हैं आपको रोड पे भी और ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं और भारत में एसयूवीज का, स्पोर्ट मॉडल्स का काफी क्रेज भी बढ़ रहा है। लेकिन यही एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमको लगता है कि हम आसपास जो सारी चीजें देखते हैं वही सच है और इसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टर सेंटिमेंट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया, जो सारे गाड़ियों के मॉडल्स मैंने आपको बताया, पंच, हैरियर, नेक्सॉन, ये सारे पैसेंजर व्हीकल्स है और टाटा मोटर्स का 88% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल्स से आता ही नहीं। सिर्फ 12% रेवेन्यू है जो पैसेंजर व्हीकल्स से आता है, बाकी 68% लग्जरी सेगमेंट यानी जैगुआर, लैंड रोवर से आता है, 19% कमर्शियल व्हीकल से आता है और सिर्फ 1% जो अदर सोर्सेस से आता है। देखो, मान लिया कि 12% सब्सटैंशियल है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। और एक छोटा स्पॉइलर देता हूं कि सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं, हर सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो आपको याद होगा कि पिछले क्वार्टर हमारे जीडीपी नंबर्स आए जिन्होंने फोरकास्ट को मिस कर दिया। यानी आरबीआई ने बोला था कि हमको लगता है कि 7% से जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन रियलिटी में जो जीडीपी बढ़ी थी वो सिर्फ 5.4% से बढ़ी। और इसका प्रॉब्लम देखिए, सीईआईसी के डेटा के हिसाब से भारत 62% जीडीपी ग्रोथ लाती है कंजम्पशन से, यानी आपके और मेरे पैसे खर्च करने से, जहां पे ऑटो सेक्टर बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लेकिन अब सीन ऐसा हो गया कि पिछले 2-3 क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन डेटा आई वो भी हायर देन नॉर्मल थी और महंगाई की वजह से हमारे जो लग्जरी स्पेंड्स थे, जो नॉन एसेंशियल स्पेंड्स थे, हमने वो या तो कम कर दिए या फिर पोस्टपोन कर दिए। और इसी की वजह से ऑटो सेक्टर ने कुछ शॉकिंग डेटा रिपोर्ट की। अगस्त में क्या हुआ कि जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे पास 77,000 करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी है। और ये उनके शब्द थे कि ये एक ऑल टाइम हाई है। ये इन्वेंट्री अब एक अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुकी है क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो खराब है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर आप और हम हमारे एवरीडे एसेंशियल्स जैसे हमारी ग्रोसरीज हो गई, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस पर ही हमारे सारे पैसे खर्च कर देते हैं, तो हम नई गाड़ी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। या फिर ऐसा बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, दिवाली में देख लेते हैं, दिवाली में ले लेंगे, शायद ऑफर आ जाएगी। और यही चीज एक्सपेक्ट की थी इन ऑटोमोबाइल डीलर्स ने भी। उनको ऐसा लग रहा था अगस्त में कि अब जब दिवाली आएगी, जब फेस्टिव सीजन आएगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तब हमारी सेल्स वापस पिकअप हो जाएंगी और ये जो अलार्मिंग लेवल्स की इन्वेंट्री है वो वापस कम हो जाएगी। लेकिन फेस्टिव सीजन में क्या हुआ, फिर एक बार सेल्स हुई ही नहीं।
इस दौरान क्या हुआ, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री 77,000 करोड़ की जो थी उसके कम होने के एक्सपेक्टेशंस तो थे, लेकिन वो सिर्फ 75,000 करोड़ पर कम हुई। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इकोनॉमी खराब थी, कंपनी की गलती नहीं थी। इनफैक्ट कंपनी ने तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुछ पॉजिटिव्स रिपोर्ट किए। FY24 कंपनी का थर्ड कॉन्सेक्यूटिव ईयर था हाईएस्ट वॉल्यूम बेचने का, यानी उन्होंने कंसिस्टेंटली मैक्सिमम गाड़ियां बेची 3 साल के लिए लगातार। और उनके एनुअल रिपोर्ट में एक और क्रेजी स्टैटिस्टिक पाई गई कि अगर पूरे देश में 5 पैसेंजर व्हीकल्स बिकते हैं तो उनमें से 2 टाटा के होते हैं। लेकिन अब देखो, छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही, पर मैंने आपको बोला ना एसयूवीज का ट्रेंड भारत में पिकअप हो रहा है, एसयूवी सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर टाटा की एसयूवी भी अच्छी है तो मतलब जाहिर सी बात है सब लोग इसको खरीद रहे हैं। यही सीन है ना भैया कि एसयूवी हर एक कंपनी की बिक रही है, लेकिन सबसे ज्यादा महिंद्रा की बिक रही है। और महिंद्रा एक और एरिया में बाजी मार रहा है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को दिक्कत आ रही है। और ये एरिया है हमारा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का हर एक शेयर होल्डर डरा हुआ है। अब देखो, कमर्शियल व्हीकल्स को भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, पुर्जा पुर्जा निकालेंगे उसका। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपको कोई भी वैल्यू मिली हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, एल्गोरिदम खुश रहता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड रहती है। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है जी, इसका पुर्जा पुर्जा खोल दो। अब देखो, सीन ऐसा है कि कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेगमेंट है वहां से टाटा मोटर्स का 18 से 19% का रेवेन्यू आता है। और इस सेगमेंट में तो टाटा मोटर्स मार्केट लीडर है। और अगर आप टाटा मोटर्स के एनुअल रिपोर्ट की कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखो तो वहां पर आपको बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखेगा कि हम देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पर वो आपको फ्रंट पेज पे ये नहीं बताएंगे कि मार्केट शेयर मैक्सिमम तो है लेकिन गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक महिंद्रा का जो कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट शेयर था वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा, और इस दौरान टाटा मोटर्स का कम हो गया। इनफैक्ट टाटा मोटर्स का रेवेन्यू भी 13.9% से गिर गया। मतलब पता है, वो कई सारे पिक्चरों में शेर का राज जब खत्म होने आता है तो कैसी एक ग्लूमी वाइब आ जाती है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई देखो, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स तो छोटे सेगमेंट है, मैक्सिमम रेवेन्यू तो लग्जरी से आ रहा है, यानी जैगुआर लैंड रोवर से। वहां पर क्या चल रहा है वो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू 5.6% से गिर गई। इसके साथ इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी उस मार्जिन में भी 2.2% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया। मेनली इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो कंपनी के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई में दिक्कत आ गई ग्लोबली, और उसके साथ इनके अप्रोक्सीमेटली 6000 गाड़ियों की एडिशनल क्वालिटी चेक करनी पड़ गई थी। इसकी वजह से प्रेशर आ गया। अब देखो, कंपनी तो कह रही है कि इस साल के सेकंड हाफ में हम स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन 5.6% की रेवेन्यू डिक्लाइन इनके सबसे बड़ी सेगमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है ना। साथ ही अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे मार्च 2024 से लेकर अब तक, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंसिस्टेंटली गिरता आया है, तो नेचुरली स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होगा। और अब इससे पहले कि कमेंट में आके बोलेगा कि तुझे दूसरे ऑटो कंपनी ने पैसे दिए हैं, मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट 17,000 करोड़ का था, ऑल टाइम हाई था, तो भैया बता देता हूं कि ये वन टाइम टैक्स गेन्स थे। मेनली कोई डिफर्ड टैक्स एसेट्स अगर आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से, तो कंपनी ऐसे गेन्स या लॉसेस रिपोर्ट कर सकती है। ये कंपनी के कोर ऑपरेशन से नहीं आते, यानी ये गाड़ी बेचने से नहीं आया है। अब जेएलआर के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो है एक मेजर डायरेक्शनल चेंज, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। अब देखिए, सीन ऐसा है कि कंपनी ने हाल ही में एक ऑल आउट रीब्रांडिंग की थी अपने जैगुआर ब्रांड की, और इसके साथ कंपनी ने अपनी एफ पेस मॉडल को छोड़ के बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग डिसकंटिन्यू कर दी। कंपनी अब एफ पेस के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं बनाएगी। क्यों? कंपनी ने 2 ऑब्जेक्टिव्स अनाउंस किए। सबसे पहला, हम जैगुआर को अप मार्केट मूव करना चाहते हैं, यानी हम उसको और ज्यादा उबर लग्जरी सेगमेंट में पोजीशन करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो, अब तक क्या होता था, जैगुआर मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसे ब्रांड्स के साथ कंपीट करती थी, लेकिन अब उनको बेंटली, पोर्शा, रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स के साथ कंपीट करना है, यानी उनको लग्जरी से उबर लग्जरी पर जाना है। ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है अपने पूरे पोर्टफोलियो को, हर एक गाड़ी को 2026 तक ऑल इलेक्ट्रिक बनाना है। अब यहां पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, डेटा नहीं। आई बिलीव दैट दिस मूव वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। कोई जरूरत नहीं थी ये करने की। मेरा ऐसा मानना है कि जो उबर लग्जरी सेगमेंट होती है, जैसे रोल्स रॉयस चलाने वाले लोग, बेंटली चलाने वाले लोग, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई खास कंसिडरेशन नहीं होती। जो सारे लग्जरी कार एंथुजियास्ट होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रायोरिटी नहीं देते। माना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रैक्टिकलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट के बहुत कंसिडरेशंस होते हैं, लेकिन लग्जरी मार्केट में सारी चीजें मायने नहीं रखती। वहां पर कन्वेंशनल फ्यूल्स को ही ज्यादा डिमांड होती है। सेकेंडली, मैं इस रीब्रांडिंग से भी अग्री नहीं करता। आपको जैगुआर की ओल्ड लोगो, ओल्ड ब्रांडिंग तो याद ही होगी।
इसके बाद जैगुआर ने एक बहुत ही वियर्ड टाइप की रीब्रांडिंग की है जहां पर उनके मेन फोकस ब्लू और पिंक जैसे कलर्स है। ऑनेस्टली आप किसी भी लग्जरी ब्रांड को देख लीजिए ऑटो सेक्टर के बाहर भी, फॉर एग्जांपल पटेक फिलिप के वॉचेस, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स म्यूटेड कलर्स में बनाते हैं, लो प्रोफाइल कलर्स जैसे डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, मरून। सिमिलरली आप रोल्स रॉयस की गाड़ी देखिए, डार्क रेड, ब्राउन। टिपिकली लग्जरी प्रोडक्ट्स की एक पोजिशनिंग होती है, एक कलर स्कीम होती है, और जैगुआर ने जो कलर स्कीम चूज की है वो मेरे हिसाब से इस कन्वेंशनल पोजिशनिंग के बाहर है। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि जो एवरेज कंज्यूमर है लग्जरी मार्केट में, वो जैगुआर को एक लग्जरी ब्रांड की तरह नहीं देखेगा आफ्टर दिस रीब्रांडिंग। ऑनेस्टली ये एक्सरसाइज आप अपने दिमाग में अभी करके देखिए। अपने लेफ्ट साइड पर इमेजिन कीजिए एक ब्यूटीफुल बेंटली की गाड़ी खड़ी है और अपने राइट साइड पर जैगुआर की ब्रांड न्यू पिंक कलर की गाड़ी। आपका दिमाग इन दोनों में से किस गाड़ी को लग्जरी की तरह देखेगा? वो किस गाड़ी को सुपीरियर या फिर प्रीमियम के नजरिए से देखेगा? मतलब सीन ऐसा हुआ है कि ये पोर्शा जैसे बनने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन टेस्ला जैसा फील आ रहा है। लास्टली एक और चीज है जो टाटा मोटर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ करता था, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर एक सेगमेंट में, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, क्योंकि इस सेगमेंट में रैपिड ग्रोथ थी। इनफैक्ट FY24 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में 20% से ग्रो हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर गिरा है 73 से 62% पर। अब माना कि कंपनी टाटा पावर के साथ कोलैबोरेट कर रही है बैटरीज और चार्जिंग नेटवर्क्स बनाने, लेकिन गिरते मार्केट शेयर के साथ इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन आंसर करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए। अब देखो मेरा ऐसा मानना है कि जैगुआर लैंड रोवर एक बहुत बड़ी सेगमेंट है 68%, और ऐसे सेगमेंट को इग्नोर करना नियर इम्पॉसिबल है। ग्रांटेड की कंपनी की वैल्यूएशन करंटली अट्रैक्टिव लग रही है, ऑटो सेक्टर का इंडिया में एवरेज है 21 का पीई, लेकिन टाटा मोटर्स 8 टाइम्स के पीई पर ट्रेड कर रही है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार शायद से अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसका यह भी कारण हो सकता है कि मार्केट को इस कंपनी से पहले जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे। प्लस आपने एक और चीज रियलाइज करनी है कि ऑटो सेक्टर बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी यहां पर एक सर्विसेज बिजनेस की तरह बहुत फटाफट डायरेक्शन चेंज करना और रिजल्ट्स देखना प्रैक्टिकल नहीं होता। अब अगर जैगुआर ने ऐसी रीब्रांडिंग की है तो इस रीब्रांडिंग का असर दिखने हमको 1 महीना नहीं बल्कि 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन कंपनी परस्यू कर रही है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बट दैट्स जस्ट मी, ये मेरा ओपिनियन है। इसका कंप्लीटली ऑपोजिट ओपिनियन भी एग्जिस्ट कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा, आपको वैल्यू मिली, तो प्लीज लाइक कीजिए, एल्गोरिदम खुश हो जाएगा, और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इनको बनाने बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। सब्सक्राइब का बटन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन उससे पूरी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहती है।